आज का इस कार्यक्रम का आयोजन खास तेरापन युवक परिषद विलेपार्ले और तेरापन प्रोफेशनल फोरम मुंबई और जो भी मंच में उपस्थित है, खास श्री साहिल लोढ़ा जी जो आपका नेशनल प्रेसिडेंट है, बलवंत जी पेशा से डॉक्टर हैं और एडवोकेट राज सिंह भी जो इस कार्यक्रम करने के लिए बहुत कुछ उत्तेजन से मुझे भी बुलाया। कार्यक्रम गए एक हफ्ते के अंदर हमने आयोजित किया। कैलाश जी, मधु जैन जो मधु मेहता जो एडवोकेट है, जिन्होंने अच्छे तरह से अच्छे तरह से हमें गिफ्ट के बारे में वगैरह बताया। सीए शिल्पा शेंगरे जिन्होंने कन्वेंस के बारे में बताया, ड्रीम कन्वेंस के बारे में बताया, और मनीष जिन्होंने आपको माइनॉरिटी के बारे में बताया, और मेघराज जी और अन्य जितने बार मान्यवर मंच पर उपस्थित है, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आपको 69th का जो इंडिपेंडेंस डे इसका अभिनंदन भी करता हूं और बेस्ट विशेस देता हूं। और जिस तरह से बलवंत जी ने बताया या शाहिद जी लोढ़ा ने भी बताया कि हम ये स्वतंत्र भारत में अपना विचार भी स्वतंत्र होना चाहिए। हर जगह में आपको स्वतंत्रता चाहिए। बिना स्वतंत्रता, बिना एक्सप्रेशन आपको एक इंसान बताया नहीं जाता। यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए आपका विचार में, आपको स्वतंत्र चाहिए आप जो चाहते वो करने के लिए, तो आपको क्या चाहिए? ज्ञान। यदि आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या बात कर पाएंगे? आज हम एजुकेशन ये सब क्यों बता रहे हैं? हम प्रोफेशनल है, हम बहुत कुछ प्रोफेशन जानते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ सीमा है, हमारे भी कोई लिमिटेशंस है। जैसे बलवंत जी डॉक्टर है, मधु मान लीजिए एडवोकेट है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। जैसा आपकी एडवाइजरी जो मेंबर है कैलाश जी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिर भी हम अलग अलग चीज के बारे में, हमारा जो लिमिटेड नॉलेज है उसमें हम माहिर है, हम सब में माहिर नहीं है। तो आज ये प्रोफेशनल फोरम में जो एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें आप सब लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और हाउसिंग सोसाइटी में रहते रहते जो रीडेवलपमेंट का एक हवा मुंबई में फैला हुआ है। यदि ये रीडेवलपमेंट का फैला हुआ है तो इसमें जो नहीं चाहिए वो सब विषय आपका न्यूज़पेपर में देखा जाता है, फिर एक भय निर्माण होता है। तो ये भय निकालने के लिए भी और हमारा एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए। तो मैं आप सबको एक विनती करूंगा जोरदार तालियों से, जो आज कार्यक्रम जिस तरह से आयोजित किया, ताली में कंजूसी मत करिए। तो ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा है। अभी हालांकि हमारा सवाल जवाब भी है, तो ये सवाल जवाब करने के पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, कितने लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते? जरा हाथ ऊपर करिए। नहीं, कई लोग बंगलों में भी रहते होंगे, क्योंकि मुझे ये भी जानना चाहिए कि जैन कम्युनिटी एक बहुत प्रगतिशील, मतलब प्रगति किया हुआ, आर्थिक दृष्टि से, सब दृष्टि से प्रगति किया हुआ एक समाज है। और मुंबई में बंगलो भी आप ले ही सकते हैं, उसमें कोई, तो इसलिए मैं जानना चाहता था कि मैं सही लोगों को तो बता रहा हूं जो भी बताना है। तो अभी मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि शिल्पा जी ने तो बता दिया आपको जो डीम्ड कन्वेंस के बारे में, कितना सोसाइटी है ये जानकारी है, यह आपको ये जानकारी है कि आपका सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ। कितना सोसाइटी है जिनका जमीन उनके नाम से नहीं हुआ? हाथ ऊपर कर सकते हैं। हुआ नहीं है, ओके। कितने लोगों का हुआ है? ओके। बाकी का लोगों को अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, आप ये प्रोग्राम होने के बाद आपका सोसाइटी में ये पता करिए, क्या आपका सोसाइटी का जो बिल्डिंग जिस जमीन में खड़ी है,
क्या वो जमीन आपका सोसाइटी के नाम पर हुआ कि नहीं हुआ। आप कई बार देखते हैं कि हमारा फ्लैट हमारा नाम पर है कि नहीं, वो देखते हैं। कैसे देखते हैं? एग्रीमेंट के तो उसी तरह से जमीन भी आपके नाम से हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए एक कन्वेंस डीड होता है, एक एग्रीमेंट होता है। जो जमीन मालक जिससे बिल्डर ने खरीदा है और बिल्डर ने आपको फ्लैट बेचा है, वो दस्तावेज जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, वो आपको आपका सोसाइटी का नंबर दिया जाता है, जिसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड में भी आपका नाम आता है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, सर हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो जमीन है ये हमारा सोसाइटी के नाम से है कि नहीं? व्हाट इज दैट एविडेंस? क्या पुरावा है, क्या दस्तावेज है, जो कागज है जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा सोसाइटी का जो जमीन है हमारा सोसाइटी के नाम से है कि नहीं? मैं जैसा आपको पूछूं, आप एक सोसाइटी का मेंबर है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे आप सोसाइटी के मेंबर है कि नहीं? आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, वो कौन इश्यू करते हैं? सोसाइटी इश्यू करती है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ फाइनल एविडेंस। उसी तरह से आप फ्लैट का मालिक है कि नहीं, उसका एविडेंस क्या है? आपके पास एग्रीमेंट होता है। उसी तरह से जमीन के बारे में, जमीन का मालिक कौन है, जमीन किसके नाम से है, इसका जानकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखती है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक प्रॉपर्टी का मालमत्ता उतारा, जो गांव का एरिया में 7/12 बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपके उधर राजस्थान में क्या बोलते थे उसको? वावाई खाता खत, बराबर ना? 7/12 इधर महाराष्ट्र में 7/12 बोला जाता है। 7/12 ही, ओके। तो 7/12 में नाम किसका है, उसमें कितना एरिया है? यदि आपके नाम पर वो 7/12 है तो आप उस जमीन का मालिक है। उस जमीन किसके लिए यूज किया गया? एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर लिखा जाता है, नॉन एग्रीकल्चर है तो नॉन एग्रीकल्चर लिखा जाता है। और मुंबई में भी 7/12 भी है, और प्रॉपर्टी कार्ड जिसको मालमत्ता मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्टर, हर एक प्रॉपर्टी का रजिस्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिटी सर्वे ऑफिस रखता है। तो आपको ये देखना है क्या हमारा सोसाइटी का नाम उस प्रॉपर्टी कार्ड में आया कि नहीं आया। यदि आपका नाम उस प्रॉपर्टी कार्ड में नहीं आया, इसका मतलब आपका सोसाइटी का जमीन आपके नाम पर नहीं है। कई बार सेमिनार में यह बताया जाता है, सर हमारा सोसाइटी का 25 साल हो गया, हम प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल है वो हमारा नाम पर आ रहा है। आप गौर से देखिए, यदि देखा नहीं, वो प्रॉपर्टी टैक्स में लिखा जाता है बिलिंग एड्रेस, जहां बिल बेचा जाता है प्रॉपर्टी टैक्स का, उसका एड्रेस, और उसका नीचे लिखा जाता है मालिक, हु इज द ओनर। आप उधर देखेंगे तो आपका सोसाइटी का नाम नहीं रहेगा, बिलिंग एड्रेस में आपका नाम रहेगा, और नीचे आप देखेंगे जमीन मालिक का नाम रहेगा। यदि कन्वेंस हुआ है तो जमीन मालिक के जगह में भी आपका सोसाइटी का नाम आएगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, कन्वेंस डीड, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होती है वैसे ही इधर 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड मिलती है। उसके बाद आपका एग्रीमेंट जो फ्लैट का होती है, वो इसी तरह से आपका कन्वेंस डीड भी देखना बहुत जरूरी है। मैं ये विस्तार में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यदि आपको रीडेवलपमेंट करना है, कितने सोसाइटी रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर हो रहा है। सर दोनों बार रीडेवलपमेंट मत करिए। अरे 2 मीटिंग है, अच्छा बहुत सारे बिल्डिंग, अच्छा ओके। तो रीडेवलपमेंट यदि करना है, आपको अपना बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग बनाना होगा। यदि वो बिल्डिंग आपको बनाना है तो आपको जिस तरह से, जिस एरिया में आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, उधर का डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स आपको फॉलो करना होगा। आप बताइए कि डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स होता क्या है? डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स का मतलब यह है, उस एरिया में जो इमारत बांधना है, बिल्डिंग बनाना है, उस बिल्डिंग कितना मरले का आप बना सकते हो, कितना माले का बना सकते हो, कितना एफएसआई यूज कर सकते हो, कितना चटाई क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कि कितना स्क्वायर फुट का बांधकाम आप कर सकते हो। स्क्वायर फुट तो यूज नहीं होती है, स्क्वायर मीटर,
कितना स्क्वायर मीटर आप बांधकाम कर सकते हो, ये तय कौन करता है? ये तय करती है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स। जब तक उस डेवलपमेंट कंट्रोल का दायरा में बैठ के आप बिल्डिंग नहीं बनाते हो, तो तब उस बिल्डिंग जैसा भी उल्लंघन करके बनाया जाता है उसको अनधिकृत बताया जाता है, इलीगल बताया जाता है। इलीगल का मतलब क्या होता है? इलीगल का मतलब जो कायदे के बाहर से जो भी आप काम करते हो वो इलीगल माना जाता है। तो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से आपका बिल्डिंग नहीं है वो इलीगल माना जाता है। तो यदि बिल्डिंग इलीगल है, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से बनाया नहीं है, तो आपका बिल्डिंग को भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा, कितने सोसाइटी, यदि आपको पता है तो आप सब लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं, आपका बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं? कितने लोगों को पता है कि हमारा बिल्डिंग का? यदि मालूम नहीं है तो वो भी हाथ ऊपर करिए, जिनको मालूम नहीं मालूम। कितने लोगों का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, जरा हाथ ऊपर करिए। अब जितने लोगों का नहीं है, नहीं, शायद मालूम भी नहीं। ऐसा है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला, इसका मतलब आपका बिल्डिंग सही ढंग से डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से बना हुआ है। अभी 1991 का जो कायदा है, 1991 का कायदा है, वो 1995 को इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। 1995 का पहले का जितने भी बिल्डिंग मुंबई में हुआ है, खास करके आपका बैंड्रा से लेके दहिसर और साइंस से लेके, मतलब कुल्ला साइंस से लेके आपका चंबूर और मुलुंड तक, इधर जो बिल्डिंग बनी है वो एक चटाई क्षेत्र, मतलब 1 FSI से बना हुआ है। कितना? 1 FSI। इसका मतलब आपका जमीन का 10,000 स्क्वायर मीटर का यदि जमीन है, उसके ऊपर आप कितना बांधकाम कर सकते हो? 10,000 स्क्वायर मीटर का बांधकाम कर सकते हो। 10,000 स्क्वायर फुट का जमीन है तो 10,000 स्क्वायर फुट का आप बांधकाम कर सकते हो। तो इस तरह से आपका बिल्डिंग का बांधकाम हुआ है। लेकिन बिल्डिंग आप जानते हो हर सोसाइटी में क्या होता है, बिल्डिंग में क्या होता है, हमारा घर का 20, 25, 50 लाख रुपए का घर होगा, लेकिन उसमें कम से और 10-15 लाख रुपए ऐसा डाल देंगे जिससे तोड़ फोड़ करके अपना घर के अंदर हम इंटीरियर बहुत बनाते जाते हैं। लेकिन जब बिल्डिंग का बाहर का पेंटिंग करना है, लीकेज का रोकना है, टेरेस प्रूफिंग करना है, बिल्डिंग का मरम्मत करना है, वो हर आदमी को, जहां 20 लाख रुपए आप घर के अंदर खर्चा करते हो, बिल्डिंग के बाहर 20,000 भी खर्चा करना है तो आप उसको कंट्रीब्यूशन नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये सोसाइटी को पेमेंट देना मतलब सही ढंग से हम टैक्स दे रहे हैं। जैसा मधु जी ने बताया, राज संगी ने भी बताया कि हमें टैक्स बचाना हम बहुत चाहते हैं, उसी तरह से हमको लगता है कि सोसाइटी को पेमेंट देना मतलब सोसाइटी को हम टैक्स दे रहे हैं। सब कुछ सोसाइटी में करना चाहिए, सब मेंबर लोगों ने मिलकर करना चाहिए, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन हम नहीं देते। उससे क्या होता है, बिल्डिंग का जो बांधकाम जो बनती है वो सही ढंग से होती नहीं है, मेंटेनेंस नहीं होती है, तो बिल्डिंग डिलैपिडेट होती है। वो डिलैपिडेट होने के बाद उसको मरम्मत भी कई बार आप नहीं कर सकते हो कितना भी खर्चा करने के बाद, इसलिए उसको रीडेवलपमेंट में आना है। यदि रीडेवलपमेंट में आना है, सोसाइटी के लोग पैसा किधर से लाएंगे? सोसाइटी के लोग पैसे भी नहीं लाएंगे, और इधर तो आबादी बढ़ते जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, और हमें नया मकान भी बनना है। तो इसके लिए डेवलपमेंट कंट्रोल 1995 में एक, मतलब 1991 का डेवलपमेंट कंट्रोल रूल है, 1995 को लागू हो गया। उसमें ऐसा प्रावधान किया गया, 1 स्क्वायर फुट के जगह में आप और 1 स्क्वायर फुट ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट मतलब TDR, जहां 1 स्क्वायर फुट का जगह है उधर आप मार्केट से और 1 स्क्वायर फुट का बांधकाम करने का परमिशन ले लो, जिसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट देना होगा। इससे 1 स्क्वायर फुट के पीछे कितना स्क्वायर फुट बना सकते हैं आप? 2 स्क्वायर फुट। आप समझ लो, अभी 1 स्क्वायर फुट का बांधकाम बनाने के लिए मान लीजिए आपको लगता है 2,000 रुपया, और
2 स्क्वायर फुट बनाने के लिए 4,000 रुपए लगता है। मगर इधर मुंबई में 1 स्क्वायर फुट, खास करके आपका विलेपार्ला एरिया में 1 स्क्वायर फुट का बांधकाम कम से कम, मैं तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोलना चाहता हूं, 40-50 हजार तो चलता है, हम बताएंगे कि कम से कम 30,000 तो है ही। यदि 30,000 रुपया 1 स्क्वायर फुट बेचने में हमको मिलता है और हमें 2 स्क्वायर फुट बनाने के लिए सिर्फ 4,000 का ही खर्चा आता है, आप तो 30,000 का सामने 4,000 निकालते हैं तो भी आपको 26,000 मिलता है। हो सकता है टीडीआर का कीमत 3,000 है, 4,000, बाकी का खर्चा और आप मान लो और 6,000 निकालो तो भी 10,000 आप कटौती करते हो। 1 स्क्वायर फुट का पीछे आपको कम से कम 20,000 रुपया मिलता है। अब ये 20,000 रुपया मिलता है बराबर है, लेकिन 20,000 जो एडिशन 1 स्क्वायर फुट बांधकाम करने से मिलता है, तो उससे क्या होता है कि बिल्डर क्या करता है, ठीक है मुझे 20,000 बेनिफिट पर स्क्वायर फुट तो नहीं चाहिए, मैं आपको बांध के भी दूंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा एरिया भी देता हूं, मैं आपका भाड़ा भी देता हूं, आपको कॉर्पस भी देता हूं। इस तरह से जो 20,000 पर स्क्वायर फुट जो बेनिफिट मिलता है, उसमें से वो बोलता है 10,000 स्क्वायर फुट का बेनिफिट, 10,000 का बेनिफिट मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, 10,000 मुझे मिला तो चलेगा। आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए जो 10,000 रुपया का जो है वो आपको भाड़ा देता है 2 साल 3 साल का, 10,000 के अंदर वो आपको कॉर्पस देता है 3,000 4,000 5,000 रुपए पर स्क्वायर फुट जो भी है, और उसी के ऊपर से आपको 25 से 30-40 तक का जो एग्जिस्टिंग एरिया है उससे ज्यादा आपको देता है। इसका मतलब ये हो गया कि रीडेवलपमेंट एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में बदल लाया। डेवलपमेंट कंट्रोल रूल बदल करने से ज्यादा बांधकाम हो रहा है, और ज्यादा बांधकाम होने से नया घर बन सकती है। आपको जो 1 बेडरूम है 2 बेडरूम हो सकती है, आपको नया घर मिलता है, नया बेनिफिट मिलता है, नया एबिलिटीज मिलता है। इसमें रीडेवलपमेंट करना अच्छा है कि बुरा है? तो ये एक आशा, एक होप्स लोगों में जागते गए, लेकिन ये आशा जागते जागते हमारा आशा इतना है, हिंदुस्तान का पूरा जायदाद मुझे मिला तो भी कम है, मुझे फिर बाहर का जायदाद में इंटरेस्ट होगा। और ग्रीड, जैसा महात्मा गांधी ने यह बताया, देयर इज इनफ रिसोर्सेस फॉर नीड, मतलब जरूरत के लिए जितने हमें जरूरत के लिए वेल्थ चाहिए या नेसेसिटी के लिए जो पैसा चाहिए वो तो है ही, रिसोर्सेस है, सब कुछ है, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। आज जितने भी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम, यदि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ये बिल्डर को अपॉइंट किया, वो बिल्डर को अपॉइंट किया, ये कमिटी निकल गया, वो कमिटी आ गया, इधर फ्रॉड हो गया, उधर हो गया, और ये बिल्डिंग तोड़ गया, फिर बिल्डिंग नहीं बन रहा है, ये क्यों हो रहा? क्योंकि पहली बात, उधर के जो लोग रहते हैं वो ये जानना नहीं चाहते हैं, जो आज आप जानने के लिए इधर आए, कि एक्चुअली रीडेवलपमेंट का प्रक्रिया होता क्या है। दूसरा, यदि रीडेवलपमेंट में मैं किसी को देता हूं, क्या मुझे सब बेनिफिट मुझे ही लेना है? क्या जो आदमी रीडेवलपमेंट करके देने वाला है, क्या उसको भी थोड़ा बेनिफिट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यदि मुझे पूरा बेनिफिट मुझे ही चाहिए, क्या मैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं? हम क्या चाहते हैं, मेरे लिए काम दूसरा किया जाए और पूरा बेनिफिट मुझे मिला जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ये जो मुमकिन नहीं है उसको चलाने का पूरा प्रयास हाउसिंग सोसाइटी में होता है। उसके लिए रीडेवलपमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आते गए। 2000 से लेके 1995 में चालू हुआ, लेकिन 2000 से लेके ये रीडेवलपमेंट का प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ती गई, लेकिन 2009 तक ये पाया गया कि रीडेवलपमेंट में प्रक्रिया में हर आदमी अपना स्वार्थ के लिए काम करने लग गया, तो सोसाइटी में कंप्लेंट आने लग गया, कमेटी बदलते गई, ये बिल्डर का अपॉइंट करो, दूसरा बिल्डर का अपॉइंट करो, ग्रिड का कोई सीमा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये सब लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रक्रिया की, एक गाइडलाइन लाया। उस गाइडलाइन का नाम है रीडेवलपमेंट डायरेक्शन अंडर सेक्शन 79A ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इसका मतलब ये है, कायदा में 79A में गवर्नमेंट का एक पावर दिया गया है
यदि कोई भी सोसाइटी का कोई कामकाज में यदि कोई डायरेक्शन देना है वो गवर्नमेंट दे सकती है। तो एक कायदा में दिया हुआ पावर को ऑपरते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लाया जिसका नाम है 3 जनवरी 2009। अभी मैंने 2 चीज के बारे में आपको जानकारी दी। एक तो आपका कन्वेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कन्वेंस नहीं करते हो तो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से या लोकल अथॉरिटी का रूल के हिसाब से आप उधर रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते। जो मालिक है वही बिल्डिंग बना सकता है। तो पहला सोसाइटी को तो मालिक बनना है, कन्वेंस आपको हासिल करना है। दूसरा, उधर जो डेवलपमेंट करोगे आपको उधर का डेवलपमेंट कंट्रोल रूल का हिसाब से ही कामकाज करना है। इधर जैसा मुंबई में ग्रेटर मुंबई डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स 1991 है। आपने यदि न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, किया होगा, अभी नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल आने वाला है जिधर आपको 2034 तक किस तरह से मुंबई का प्रगति होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है, उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो अगेन 2034 तक, अगला 20 साल तक, 2014 को इसका प्रक्रिया चालू हुआ। इसके लिए 2014 टू 2034 अगला 20 साल कैसा होने वाला है। लेकिन आपको पता होगा 2015 में इसका ड्राफ्ट रूल आया और उसमें इतना प्रॉब्लम्स था डेवलपमेंट जो प्लान है मुंबई का, तो इसलिए उसको स्थगिति दी गया। अभी नया बनने वाला है। लेकिन आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप न जानते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल आने के लिए, क्योंकि बार बार यही सवाल हमें पूछा जाता है, हमारा एसोसिएशन में पूछा जाता है, सर नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल आने वाला है जो 2034 तक, हमें सुना है कि विलय पार्ला में 5 एफएसआई है, अंधेरी में 8 एफएसआई है, दादर में 5 एफएसआई है और बोरिल में 5 एफएसआई, दादर में 8 एफएसआई। साउथ मुंबई में इतना बढ़ने वाला है। एफएसआई का मतलब 1 स्क्वायर फुट के ऊपर आज के तारीख में जहां 2 स्क्वायर फुट आप बना सकते हो और साउथ मुंबई में 1.33 बना सकते हो, दादर में 1.33 बना सकते हो, उधर 8 एफएसआई आप बना सकते हो, 8 स्क्वायर फुट। मतलब टावर का साइज क्या होगा? 100 वाले से शायद 200 माला भी जाएगा। हम शायद दुबई और जो ट्विन टावर है न्यूयॉर्क का, उसको भी हम बीट करेंगे, क्योंकि एफएसआई बहुत दिया गया है। यदि इतना एफएसआई आ रहा है तो हमें क्या अभी रुकना है? किसके लिए रुकना है? नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के लिए आने के लिए रुकना है, या बिल्डिंग हमारा इतना स्थिति हुई है हम रीडेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, सॉरी रिपेयर नहीं कर पा रहे, क्या अभी का अभी रीडेवलपमेंट में आ रहा है? ये सवाल बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे जगह में पूछे जा रहे हैं और हमारा एसोसिएशन रोज यही सवाल आ रहा है कि सर नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स कब आ रहा है, नया डेवलपमेंट प्लान कब आ रहा है? तो कम से कम अगला 2 साल जाएगा, क्योंकि 3 दिन 4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर न्यूज आइटम आया है कि डेवलपमेंट कंट्रोल रूल जो 4 महीने के अंदर, अगस्त के अंदर बीएमसी को देना था। अजय मेहता साहब जो नया कमिश्नर आए उन्होंने बोला कि अभी मुझे 4 महीना नहीं, वो तो खत्म हो गया, अभी मुझे और 6 महीना चाहिए। ओके, जब 6 महीना आते आते जाएगा, हो सकता है और वो 4 महीना मांगेगा। समझो मान लीजिए वो 4 महीना नहीं मांगेगा, 6 महीने के अंदर उन्होंने ड्राफ्ट रूल दिया। उसके बाद प्रक्रिया क्या होता है? वो जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस में कॉर्पोरेटर है 227 जो भी कॉर्पोरेटर्स है, हर आदमी अपना अपना पार्टी का सवाल करते जाएंगे। उधर पास होने में जब तक उधर पास नहीं होता है तो आगे वो नहीं जाती है। मान लीजिए उधर भी 2-3 महीने में पास हो गया, उसके बाद अगला सवाल उनको वापस पब्लिश करना है और पब्लिक से रिएक्शन लेना है, फीडबैक लेना है, जिसके लिए अगला 2 महीना कम से कम देना पड़ता है। किसको? बीएमसी को। उधर से सवाल जवाब आएगा, फीडबैक आएगा। जितने भी फीडबैक आज के तारीख में बीएमसी का बोलना है जुना जो डेवलपमेंट प्लान जो रद्द किया गया उसका कम से कम 50,000 के ऊपर सजेशन ऑब्जेक्शन है, और जब नया आएगा उसमें भी कम से कम 20 से 25,000 सजेशन ऑब्जेक्शन आएगा। मान लीजिए हर ऑब्जेक्शन सजेशन को उनको हियरिंग देना है। जो प्लानिंग जो कमिटी है
डेवलपमेंट का जो प्लानिंग कमिटी है उसके सामने हर आदमी जिन्होंने सजेशन ऑब्जेक्शन दिया है उनका हियरिंग लेना। यदि वो हियरिंग लेते लेते कम से कम 2 साल जाएगा। वो सजेशन ऑब्जेक्शन जो दिया है उसको मंजूरी करने के बाद उसको गवर्नमेंट को भेजना है। गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जाने के बाद उधर यूडी डिपार्टमेंट उसको छानबीन करेगी और उसका कोई भी सजेशन ऑब्जेक्शन होगा वो डालेंगे। गवर्नमेंट का जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडर दी महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के हिसाब से दोबारा प्रसिद्धि करेगी पब्लिक का सजेशन ऑब्जेक्शन की। मतलब अभी सजेशन ऑब्जेक्शन अगला 1 साल के अंदर शायद बीएमसी मांगेगी, उसके बाद 1 साल के बाद हो सकता है या 2 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सजेशन ऑब्जेक्शन मांगेगी और वो सजेशन ऑब्जेक्शन आने के बाद उधर भी 6 महीना 1 साल जाएगा और मेरे हिसाब से कम 2 से 2.5 साल लगेगा नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल इंप्लीमेंट होने के लिए। लेकिन तो आपके हिसाब से 5 साल लग रहा है। हाँ, मेरा ये बोलना है 6 महीने के अंदर उन्होंने करके दिया और 2 महीने के अंदर अप्रूव हो गया 8 महीना, बराबर। किसने? बीएमसी ने। उसके बाद गवर्नमेंट में जाता है, सॉरी सजेशन ऑब्जेक्शन में जाता है, उधर भी उन्होंने 1 साल दिया तो भी 2 साल तो जाएगा। उसके बाद 2.5 साल के पहला होने वाला नहीं है। मैं ये क्यों आपको कम से कम बता रहा हूं ताकि आप हर आदमी उम्मीद के ऊपर जागा है। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा एफएसए देना है तो आप उम्मीद करो। मैं कहूंगा 5 साल लगने वाला है और ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है जो हम यूट्यूब में डालने वाले हैं। ये आज जितने भी लेक्चर हुआ है, हमारे चैनल है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर MHW न्यूज चैनल, उसमें यूट्यूब में हम डालेंगे। यदि आपका कोई लोग नहीं देख पाए तो उनको बोलिए कि ये चैनल में जो भी जानकारी है आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो मेरा ये बोलना है अगला कम से कम 2 से 3 साल तक आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपको नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल आएगा और वो आने के बाद आपको यदि 3 साल रुकने का है, 3 साल के बाद आपको नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से आपको बांधकाम करना है तो आप जरूर रुकिए। नया डेवलपमेंट कंट्रोल में 99% एडिशनल एफएसआई जो आज 2 है या 2.7 है, वो 2.7 कैसे मैं बताऊंगा, वो 3.5-4 हो सकता है। मुझे उम्मीद है कम से कम 4 होने वाला अक्रॉस मूवमेंट, मिनिमम। मैं 8 का उम्मीद नहीं रखता हूं लेकिन 4 का उम्मीद तो है। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें एक्स्ट्रा बेडरूम नहीं, हमें एक्स्ट्रा फ्लैट चाहिए, एक फ्लैट का पीछे दूसरा फ्लैट चाहिए, यदि आपको ये उम्मीद है तो आप 2-3 साल रुकिए, नया डेवलपमेंट कंट्रोल में मिलेगा। तीसरा, मैंने ये बताया कि 2 स्क्वायर फुट का बांधकाम एज पर 1991 से बना सकते हैं और उससे आपको अभी 2012 से 0.7 का एडिशनल सहूलत दिया है। 0.7 का जिसको हम बोलते हैं फंजिबल एफएसआई, वो बेनिफिट आपको 0.7 दिया है, जिसका मतलब आपको जो बांधकाम है आप 2.7 कर सकते हैं। मतलब 1 स्क्वायर फुट का जो जगह है उधर आप कितना बना सकते हैं? 2.7। ऊपर से कम 0.8 स्टेयरकेस, लिफ्ट और आपका मीटर रूम और अलग अलग जो फ्री ऑफ एफएसआई है वो भी आपको मिल सकता है। ऐसा लगभग 3.5 स्क्वायर फुट का टोटल बांधकाम हो सकता है। जो 0.1 मैंने बात किया वो स्टेयरकेस, लिफ्ट एरिया है, मीटर रूम है, सोसाइटी ऑफिस है या आपका अलग जैसा रेफ्यूज एरिया बताते हैं, जो फ्री ऑफ एफएस है वो मिल सकता है। लेकिन उसको छोड़ते तो 2.7 आपको कम से कम आपका घर के अंदर मिलने का पूरा संभव है। अभी सवाल करते हैं 2.7 आज के दिन मिलता है जिससे आपको फंजिबल एफएसआई बताया जाता है। उसमें यह बताया गया कम से कम 0.7 में 0.35 एग्जिस्टिंग लोगों को देना ही है। वो एग्जिस्टिंग लोगों को नहीं दिया तो वो बिल्डर यूज नहीं कर सकता या जो बिल्डिंग बनाते हैं वो यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको 1 स्क्वायर फुट का पीछे 1.35 तो मिलना ही है। मान लीजिए आपका आज के दिन कम से कम मान लीजिए आपका 500 फुट का है तो 175 का आपको एडिशनल बांधकाम एज इट इज मिलने वाला है, जिसका कोई प्रीमियम भी भरना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होने वाला है, जिससे आपका 1 बेडरूम और हो सकता है एक मास्टर बेडरूम
आपका बन सकता है। तो ये हिसाब से आपको ये 35% मिलना ही है। तो इसके लिए मेरा आपको सुझाव है, यदि बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, यदि बिल्डिंग गिरने वाला है, आपको लगता है कि अगला 1-2 साल रुकेगा नहीं, तो आपको ताबड़तोड़ रीडेवलपमेंट का जो एग्जिस्टिंग रूल है उस हिसाब से जाना। यदि आपको लगता है कि नहीं हम 2-3 साल रुक सकते हैं, हमें ज्यादा एफएसआई मिल सकती है, हमें ज्यादा एरिया चाहिए, तो आप 3 साल के बाद उसका प्रक्रिया कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा डेवलपमेंट कंट्रोल रूल। अभी तीसरा जो कायदा मैंने बताया, जो है आपका जो सोसाइटी है, ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंतर्गत बनाया हुआ एक लीगल बॉडी, एक एंटिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट ऐसा दिया है, जो हाईकोर्ट ने बहुत जजमेंट दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2-3 जजमेंट है, जिसमें यह बताया गया जिस दिन आपने फ्लैट लिया उस दिन आप उस फ्लैट का मालिक हो, लेकिन वो फ्लैट मालिक होने के बाद जिस दिन आप हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनते हो, आपका जो अधिकार है उस फ्लैट का, वो आप सोसाइटी के साथ मिलने की वजह से आपको सोसाइटी का कायदा कानून का पालन करना होगा। जिस दिन आप मेंबरशिप फॉर्म सोसाइटी का भरते हो, आप सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट लेते हो, आप उधर एक एप्लीकेशन में लिखते हो, आई हियर बाय एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स रेगुलेशंस एंड द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब आप सोसाइटी का कायदा कानून से बांधा हुए, आपका इंडिविजुअल अस्तित्व आप खो जाते हो। लेकिन बहुत दुख से यह कहना पड़ रहा है, हर आदमी, हर सोसाइटी का उसको लगता है कि मैं भी सोसाइटी का मालिक हूं, इसके लिए यदि मैं रीडेवलपमेंट रोकता हूं, मुझे लगता है कि बिल्डर का जो चुना हुआ है या रीडेवलपमेंट का प्रक्रिया किया है, कमिटी वाले अपने आप को मालिक समझते हैं और मेरा सुनाई नहीं होती है, इसके लिए मुझे उनके जो भी कार्रवाई है उसमें मुझे हस्तक्षेप करना है, मेरा सुनना है, ये शायद आप गलत करो। लेकिन ऐसा न करते हुए, लेकिन जो कमिटी है वो कायदा कानून का पालन नहीं करते हैं और गलत रास्ते से रीडेवलपमेंट करते हैं, उधर आपको रोकने का पूरा अधिकार है। आपने अपना अधिकार तो सोसाइटी को दिया, आप तो सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ बांधे हुए हैं, लेकिन ये मतलब ये भी नहीं है मैनेजिंग कमेटी जो चाहता है वो करे, नहीं, उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो। इसके लिए 3 जनवरी 2009 का सर्कुलर ये बताता है रीडेवलपमेंट यदि सोसाइटी करना चाहता है तो किस तरह से होगा। तो मैं प्रेजेंटेशन लाया हूं, अगला 5-6 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दूंगा, जरा प्रेजेंटेशन जल्दी से, ये प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा जिसमें रीडेवलपमेंट का प्रक्रिया क्या हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट डाला तो उसका फायदा भी होना चाहिए। आप अभी तक सुन रहे थे, थोड़ा देखने को भी मौका आपको मिलना चाहिए। रीडेवलपमेंट होता है तो आपका बिल्डिंग कैसा बन सकता है, कम से कम जब बनेगा तब आप जाएंगे देखेंगे, लेकिन अभी कम से कम हमारा स्क्रीन में तो देख लेते हैं। ये 3 जनवरी 2009 का सर्कुलर है। किसी लोग मुझे पूछते हैं क्या ये मैंडेटरी है? 101% मैंडेटरी है। इसके लिए मैं बताया, जिस दिन आप सोसाइटी का मेंबर बनते हो उस दिन आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो जाते हो, सोसाइटी का कायदा कानून से आप बांधे हो, तो इसके लिए ये सर्कुलर जो कायदा कानून से बनाया है वो आपको लागू होगा। फटाफट, ये आपका अभी का बिल्डिंग होगा, ये आपको एक्सटेंसिव रिपेयरिंग करना जरूरी है और आपको स्टेयरकेस में आप पेशेंट को नहीं ले जा सकते, लिफ्ट नहीं है, आपको एग्जिस्टिंग फ्लैट में एरिया कम है, आपका फैमिली ग्रो हो रही है, तो इसके लिए आपको नया बिल्डिंग चाहिए, नया एमिनिटीज चाहिए, आपको सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, लिफ्ट चाहिए, आपको एमिनिटीज चाहिए, जिम चाहिए, तो ये सब आपको चाहिए, तो आपको रीडेवलपमेंट में जाना ही होगा। और रीडेवलपमेंट बहुत अच्छा चीज है, कोई भी नया चीज बनती है तो बहुत अच्छा ही है। तो गवर्नमेंट सर्कुलर क्या बताती है? पहला, नहीं जरा पीछे, पहला है कि रीडेवलपमेंट अभी कमेटी नहीं करेगी, रीडेवलपमेंट के लिए मेंबर लोग अपना एप्लीकेशन देंगे। सो एप्लीकेशन हैज टू बी कमिंग फ्रॉम द मेंबर्स। कितने मेंबर? 25% लोगों ने रीडेवलपमेंट का एप्लीकेशन देना चाहिए कमेटी को। वो देने के बाद कमेटी ने 1 महीने के अंदर आपको एक जनरल बॉडी लेना है, जिसको बताया जाता है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, जिसका कम से कम
नोटिस पीरियड नॉर्मली स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग 7 दिन का नोटिस होती है या 5 दिन का क्लियर नोटिस होती है। डेट ऑफ द मीटिंग एंड द मीटिंग का नोटिस इश्यू होता है, उसको आप काउंट करते हो तो 7 दिन। और रीडेवलपमेंट का यदि आपको एजेंडा लेना है, जो 25% लोगों ने लिख के दिया है कम से कम, यदि रीडेवलपमेंट करना चाहते हो वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में कम से कम 15 दिन का नोटिस चाहिए। जब तक 15 दिन का क्लियर नोटिस नहीं है तो आप वो कर नहीं सकते। दूसरा, उस 1 महीने के अंदर मैनेजिंग कमेटी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को नियुक्ति करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का मतलब यह है, यदि रीडेवलपमेंट करना चाहते हो, जो मैंने कायदा कानून आपको बताया, जैसे कि डेवलपमेंट कंट्रोल रूल है, कन्वीनियंस है और ये सर्कुलर्स है और बहुत कुछ कायदा कानून है जो आम आदमी नहीं समझ सकते, तो उसको एक प्रोफेशनल का जरूरी पड़ेगा। तो आपको 5 लोगों का कम से कम कोटेशन लेना है प्रोफेशनल का, जिसको हम बोलते हैं कि आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसको बिल्डिंग के बारे में, रीडेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के बारे में सब कुछ जानकारी है। ऐसे आदमी को आपको कोटेशन लेना है और ऐसे आदमी को उस जनरल बॉडी में आपको नियुक्ति करना है। और वो जनरल बॉडी में आपको 3 एजेंडा लेना है। कौन सा 3 एजेंडा? पहला, रीडेवलपमेंट करना है कि नहीं करना है। दूसरा, कौन सा पीएमसी को आपको नियुक्ति करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को नियुक्ति करना है जो आपका रीडेवलपमेंट के बारे में जानकारी देगा। तीसरा, रीडेवलपमेंट का प्रक्रिया में कितना टाइम लगने वाला, उसके बारे में जानकारी देना। ये 3 एजेंडा लेके आपको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लेना। आज जगह में आप देखते हैं कोई भी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, सोसाइटी का 100 मेंबर है, 5 मेंबर उस टाइम में मौजूद होते हैं मीटिंग के टाइम पर, और उसके बाद आधा घंटे के बाद एक आदमी आते रहते हैं। जैसे इधर एक जा रहे हैं लेकिन उधर बराबर ना। तो हमारा रीडेवलपमेंट का जब या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो लोग आते रहते हैं। तो आधा घंटे के बाद कोरम हो नहीं हो तो भी आपका जनरल बॉडी चालू हो सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जनरल बॉडी जिस वक्त में आपने सिलेक्ट किया, मान लीजिए 10 बजे आपको शुरुआत करना है, और शुरुआत करते टाइम आपको 75% ऑफ दी सोसाइटीज मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। मतलब तब तक आप चालू भी नहीं कर सकते, कोरम भी नहीं होता। 75% मतलब 100 आदमी है तो आपको कम से कम 75 लोगों का जरूरी है। मान लीजिए 80 लोग जमा हुए हैं तो बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए 80 लोग जमा हुए हैं तो आप मीटिंग चालू कर सकते, मोर देन 75%। और उस मीटिंग में यदि आपको रीडेवलपमेंट का सर्कुलर अप्रूवल करना है तो कम से कम 75% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से 75% लोग उस रीडेवलपमेंट को मंजूरी देना। नॉर्मली कितना होता है? 51% नॉर्मल रेजोल्यूशन। इधर स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होगा जहां जितने मेंबर्स प्रेजेंट है, मान लीजिए 80 लोग प्रेजेंट है 100 में से, तो आपको 60 लोगों का मंजूरी लगेगा, तब आप रीडेवलपमेंट कर पाओगे, नहीं तो आप रीडेवलपमेंट रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते। उसके बाद 8 मिनट के बाद एडजन कर सकते हो, देख सकते हो, नहीं तो जब तक 75% लोगों का रीडेवलपमेंट का मीटिंग में हाजिर नहीं होता है आप रीडेवलपमेंट का एजेंडा नहीं ले सकते। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा, सर्वे होगा, कन्वीनियंस है कि नहीं देखा जाएगा। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा जिसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताया जाता है। उसके बाद टेंडरिंग होगा, आपको पब्लिक नोटिस देना होगा, बिल्डर को नियुक्ति के लिए बुलाना होगा, उधर आपका मीटिंग होगा, टेंडर का डिस्कशन होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का डिस्कशन होगा, और कंपैरेटिव एनालाइज होगा, और शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द डेवलपर होगा, अंडरटेकिंग फ्रॉम द डेवलपर्स होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपर। अलग अलग डेवलपर है तो वो कैसा है, क्या है, वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। बहुत खेत से मुझे बताना पड़ रहा है, बहुत सारा सोसाइटी में क्या किया जाता है, रीडेवलपमेंट जब भी ऑफर आता है वो बोलते सब ऑफर खोलो, 10 ऑफर आए ना, 10 का 10 ऑफर खोलो। और जिस आदमी ने 60% एक्स्ट्रा एरिया, ज्यादा कॉर्पस सब कुछ दिया है, उसके बारे में ध्यान देते हो, और उसके बाद बाकी के सब लोगों ने 40% दिया है, किसी ने 35% दिया है, लेकिन वो नहीं देखेंगे। जिसने 60% दिया है उसके ऊपर ध्यान जाता है और उसको सिलेक्ट करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और वो 60% देने वाला ये भी देखता है कि कमेटी को भी मुझे कुछ मैनेज करने दो, और वैसे करके वो कमेटी को भी कॉन्फिडेंस में लेता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस में लेता है। आज 60% बोलेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद नेगोशिएट करेंगे, रीनेगोशिएट करेंगे और कम करके लेंगे। गवर्नमेंट का रूल बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। बहाना करने वाले के लिए बहाना थोड़ी कम है। दुनिया में जितने भी
बहाना है वो सब उधर मिल जाएगा, तो उससे डिस्प्यूट बढ़ता है। तो मेरा ये बोलना है, जब भी आप बिल्डर को सिलेक्ट करते हो या टेंडर खोलते हो, आपको 3 प्रकार का एनवलप लेना है। पहला ईएमडी मतलब अर्निश मनी, कोई एफडी जो पे ऑर्डर है 5 लाख का 10 लाख का जो भी आपको नहीं है वो देता है कि नहीं देता। जो आपका 5 लाख का भी पे ऑर्डर नहीं दे सकता है, उस बिल्डर को आप सिलेक्ट ही मत करो। दूसरा, उस डेवलपर का प्रोफाइल ले लो, उस डेवलपर का सिलेक्ट करो, देखो, समझो, अंडरस्टैंड द डेवलपर। और तीसरा जो एनवलप है ऑफर्स रहेगा। मान लीजिए 10 बिल्डर ने आपको ऑफर दिया है, उसमें 2 लोगों ने ईएमडी मतलब जो नॉर्मली 5 लाख हम लेते हैं, 10 लाख लेते हैं, जो इनिशियल डिपॉजिट पे ऑर्डर, जिन्होंने 2 लोगों ने पे ऑर्डर नहीं दिया, चेक दिया, उस आदमी को उधर से ही बात करो, आगे मत बढ़ो, उसका दूसरा और तीसरा एनवलप को मत खोलो। लेकिन कई बार क्या कर रहे हैं, चेक नहीं दिया ना, पे ऑर्डर नहीं दिया ना, उसका बैंक बंद हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो होगा, छोड़ दो ना, हम दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। भाई साहब, जिस आदमी को 5 लाख का 10 लाख का देने का एक सीरियसनेस नहीं है, वो आपका रीडेवलपमेंट क्या करेगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं, कितना भी बड़ा बिल्डर हो। दूसरा, उसका प्रोफाइल देखने के बाद बिल्डर सही है कि नहीं। जब मान लीजिए 2 ऐसे निकल गया, 8 बचे, उसके बाद हर बिल्डर के पास आप जाके देखना है। तीसरा एनवलप आपको खोलना भी नहीं। तीसरा एनवलप जहां आपको एक्स्ट्रा एरिया देता है, कॉर्पस देते हैं, और आपको भाड़ा के बारे में बात किया जाता है, एमिनिटीज के बारे में बात किया जाता है, उसको आपको खोलना ही नहीं। वो 1 महीना 1.5 महीना रुको, जब तक आप बिल्डर जानते नहीं, देखते नहीं, उसका ऑफिस नहीं देखते, उधर किधर बांधकाम किया नहीं देखते हैं, तब तक आप तीसरा एनवलप जहां ऑफर है वो मत खोलो। तो इसके लिए आपको तीसरा एनवलप खोलने के पहले बिल्डर देखना है। हो सकता है 3-4 बिल्डर ऐसे ही निकल जाए, जो बचा है वो अच्छा बिल्डर है, विच वी कैन कंपेयर एप्पल टू एप्पल। इस तरह का आप कर सकते हो और फाइनलाइज दी बिल्डिंग, उसके बाद डेवलपर फाइनल करो, फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट करो, फिर आप बिल्डिंग प्लान बनाओ और बिल्डिंग अप्रूवल करके ले डेवलपमेंट कंट्रोल रूम के हिसाब से, और शिफ्टिंग ऑफ द मेंबर्स होगा, उसके बाद कमेंसमेंट होगा, सुपरविजन होगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपका जॉइंट इंस्पेक्शन होगा, एरिया जिन्होंने कमिट किया उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपका होगा, और आपका जो ड्रीम घर है वो आपको मिल सकता है। इस तरह का जो प्रक्रिया है, ये आपका एक अपना सपने का घर बन सकता है। यदि आपको लगता है हम बिल्डर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बिल्डर क्या करेगा क्या नहीं करेगा मालूम नहीं है, और हमें ज्यादा एरिया चाहिए, तो दूसरा प्रक्रिया है वो है सेल्फ रीडेवलपमेंट, जहां आप कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट करेंगे, आप प्रोफेशनल एक पीएमसी का अपॉइंट करेंगे जो आपको सब कुछ करेगा। मुंबई बैंक जैसा बैंक अवेलेबल है जो आपको फंडिंग करेगा। इस हिसाब से आपका सेल्फ रीडेवलपमेंट भी हो सकता है, जहां आपको एक फ्लैट के सामने आज के तारीख में भी आपको जहां 40% 50% एक्स्ट्रा एरिया मिलता है और 50% एक्स्ट्रा एरिया मिल सकता है, एक फ्लैट के सामने भी 2 फ्लैट बन सकता है। और ऐसे मौका आपको बार बार जिंदगी में नहीं मिलता है। आपका घर, पहले का घर बनाने में कितना दिक्कत हुआ होगा, आज दूसरे घर आपका जब बनता है, यदि एक का घर के बारे में दूसरा घर यदि मिलता है, तो मुझे लगता है 2.7 में 0.7 आप बेचो, जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्रीमियम आप कवर कर सकते हैं, 2 स्क्वायर फुट आपके लिए रख सकते हो, 500 स्क्वायर फुट की जगह में 2 फ्लैट 500 स्क्वायर फुट का बन सकता है। ऐसे यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट में आते हैं, उसमें दिक्कतें हैं, कोई भी चीज जितने आसानी से हम बताते वैसा नहीं होता है, उसको प्रक्रिया करना पड़ता है, प्रोफेशनल को लेना पड़ता है, अलग अलग रूल्स को रेगुलेशन को करना पड़ता है। इस तरह से आप रिडेवलपमेंट कर सकते हो। इसके लिए भाई कई बार सोसाइटी वाले मुझे ये सवाल पूछते हैं, क्या 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी 100 में से रिडेवलपमेंट रोक सकते हैं? मेरा आंसर है वो रिडेवलपमेंट नहीं रोक सकते, क्योंकि माइनॉरिटीज हैव नो से। यदि 70% 75% लोग एक बाजू में है, एक डेवलपर को सिलेक्ट करने के लिए या सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए जाने के लिए तैयारी है, उनका रेजोल्यूशन उस तरह से जाता है, बिकॉज अदर्स हैव टू सरेंडर टू दिस सोसाइटीज रेजोल्यूशन। सोसाइटी के जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन जो है वो महत्वपूर्ण है। इस तरह का जो कायदा जजमेंट आ चुका है, तो इसके लिए मेरा यही बोलना है कि शुरुआत से आप प्रक्रिया में भाग ले लो और जानकारी ले लो, पीएमसी अपॉइंट करो, और बिल्डर को नियुक्ति भी करते टाइम बिल्डर का जानकारी ले लो। यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट जाना है तो आप सेल्फ रिडेवलपमेंट करो। मेरा एक ही सुझाव है, आप सेल्फ रिडेवलपमेंट जाओ या बिल्डर को नियुक्ति करो। सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रक्रिया शुरुआत करो, पीएमसी को बुलाओ, उनसे जानकारी लो, और क्या है क्या नहीं समझ लो। 6 महीने के बाद यदि आपको लगता है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट हमारे से हो ही नहीं सकता है, हम फंडिंग नहीं कर सकते, हम जवाबदारी नहीं ले सकते, तो फिर आप बिल्डर को नियुक्त करो। लेकिन बिल्डर को आपने नियुक्ति किया, बिल्डर गलत निकला, फिर आप अपना सेल्फ रिडेवलपमेंट करते हो,
तो आप सेल्फ डेवलपमेंट जिंदगी में नहीं कर पाओगे। सेल्फ डेवलपमेंट का 6 महीने का आपने प्रक्रिया किया। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ तक जो ताराबंद प्रोफेशनल फोरम यदि चाहती है, कोई जानकारी चाहिए, मैं आपको आज ही वादा करता हूं, यदि कोई सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट जाना चाहते हैं, फंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं और उनका सोसाइटी में प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई भी मूल्यांकन न देते हुए फ्रीली हम आने को तैयार है, आपका सोसाइटी में आने को तैयार है, हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने को देने को तैयार है। आप समझ लो, परख लो, फिर समझने के बाद यदि आपको लगता है कि ये हमारा बस की बात ही नहीं है, कम से कम सेल्फ डेवलपमेंट प्रक्रिया में शुरुआत करो, भाग ले लो, समझ लो, पार्टिसिपेशन करो। उसके बाद आपको लगता है कि हमें सही ढंग से बिल्डर का अपॉइंट करना है, आप करिए। मुझे आज इधर बुलाया और खास करके सेल्फ डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट या जो भी जानकारी मेरे पास था, जो कम से कम वक्त में ज्यादा वक्त लेके मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, तो आप सब अच्छे तरह से सुने भी है। थैंक यू वेरी मच। अभी सवाल जवाब करते हैं।